जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपको समर्पित की जा रही है। जिस श्रृंखला को अगर आप देख लेते हैं, यानी कि इन 100 सवालों को अगर आप देख लेते हैं, तो मेरा मानना है कि एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो ये क्वेश्चन साथियों 100 सवाल बहुत तेजी के साथ गुजरेंगे और आप अगर मानते हैं कि आपकी जीएस अच्छी है, आपने भाई ल्यूसेंट किताब पढ़ी है या कोई भी जीके की किताब पढ़ी है, तो इन 100 सवालों में से मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं। क्या मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं साथियों? इन 100 सवालों में से तकरीबन आपको 25 से 27 सवाल तो साथियों करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। और एक अपना ही साथियों चैनल है, टारगेट सिलेक्शन भी अपना ही चैनल है, ठीक है। ये उसके लिए पीपीटी बनवाई थी, लेकिन एग्जाम फतेह पर साथियों ये मैं आपके लिए आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना साथियों 1958 में की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मांजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो किस नदी पर साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 9 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं तो ये किनको जोड़ता है? तो मैं कहूंगा मिनिकाय से मुख्य भूमि लक्षद्वीप को साथियों कौन सा डिग्री चैनल जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल जोड़ता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था, से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको यह बताना है कि पीसी महालनोबिस के संबंध में कौन सा कथन गलत है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, बिल्कुल साथियों। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो आपको पीसी महालनोबिस बताना है। उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, तो बिल्कुल साथियों उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, यह भी सही है। उन्होंने भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। अगर आपसे पूछे कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो पीसी महालनोबिस आपको बताना है। पीसी महालनोबिस का जन्म 1983 में हुआ था, तो मैं कहूंगा नहीं, इनका जन्म तो 1893 में हुआ था साथियों। क्या 1893 में कोलकाता में हुआ था? तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से जो संबंधित साथियों वो भाग 8 है। कौन सा भाग है? भाग 8 है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ लोक नृत्य लेजिम संबंध, यानी कि ये लेजिम जो नृत्य है ना साथियों, ये कहां पर किया जाता है? तो लेजिम नृत्य जो है ना, ये साथियों महाराष्ट्र में किया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत तेजी के साथ साथियों ये 100 सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आपको ये इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है, या कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है, या बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम है, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को तैयार भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को साथियों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। उसके बाद देखिए योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में की गई? तो 1950 में। क्या साथियों? 1950 में ही योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए डबल फॉल्ट जो शब्द है, इसका इस्तेमाल किस खेल में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डबल फॉल्ट शब्द का इस्तेमाल तो साथियों टेनिस के खेल में होता है। कौन से खेल में होता है? टेनिस के खेल में होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो 1920 में साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता की अगर बात करें साथियों, नागपुर कहां पर है? तो नागपुर कलकत्ता में है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। नहीं साथियों, अगर बात करें नागपुर कलकत्ता में नहीं, नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पर है साथियों? महाराष्ट्र में। ये आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या सवाल है? 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? साथियों नागपुर में हुआ था। अगला सवाल है कि बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करें, इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है? तो मैं कहूंगा दीघनिकाय जो है ना, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। उसके बाद देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस तो साथियों 26 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए ये सुपर फास्ट साथियों क्लास है। ऐसा नहीं यहाँ पर कि सवाल आपको दिखाया जाएगा और आपको 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। ये सुपर फास्ट क्लास है।
क्वेश्चन दिखाया जाएगा, तुरंत साथियों मिनी सेकंड में एक तरीके से आपको उसका जवाब देना है। अगर नहीं दे पाते हैं तो उसका जवाब साथियों मैं तुरंत बता देता हूं, अपने मनोमस्तिष्क में उन सभी चीजों को आप लोग स्टोर कर लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, बिम्स्टेक की अगर बात करें, जिसे एक उपक्षेत्रीय समूह है, ये एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों कृषि है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वह उपकरण जिसके द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश का चालन कर रही है या नहीं, उसको किसके रूप में जाना जाता है? उसको साथियों विद्युतदर्शी के रूप में जाना जाता है। ये सवाल आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है और दिनेश कुमार त्रिपाठी ही नौसेना के प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि आई कैन कैच इस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है, मुझे बताइए। तो सिद्धार्थ राजशेखर की अगर बात करें, क्या साथियों राजशेखर की अगर बात करें, सिद्धार्थ राजशेखर की, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है आई कैन कोच है, कैच नहीं, आई कैन कोच। उसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? 129वां स्थान हासिल किया था। ये आप सभी लोगों का यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस मीडिया कंपनी की एआई न्यूज एंकर सना ने एआई नेतृत्व वाले न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो किसने जीता साथियों? इंडिया टुडे ने जीता। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं इन सभी सवालों को, तो मैं कह सकता हूं कि सभी सवाल साथियों कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। बस आपको जरूरत है तो थोड़ा बहुत साथियों ध्यान से देखने को इन सवालों को। तो अगर आप इन सभी सवालों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये सभी सवालों के जवाब और ये सवाल आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो नौटंकी की अगर बात करें कि नौटंकी कहां पर साथियों होती है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक तरीके से है। या आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, क्या आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है? तो नौटंकी नृत्य जो है ना उत्तर प्रदेश का ही है। उसके बाद देखिए देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य, यानी कि देखनी शब्द जो है ना ये एक लोक नृत्य का नाम है। तो ये कहां पर लोक नृत्य किया जाता है साथियों? ये गोवा में किया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका सी हो जाएगा। सोनल मानसिंह ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई, आप लोग ध्यान रखें। क्या सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है? उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है? साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप सभी के लिए एक ऐसी पीडीएफ साथियों बनवा रहा हूं, उस पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप सभी को पता है कि फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी। क्या? एक तो एसएससी जीडी की फरवरी 2001 तो एसएससी जीडी की परीक्षा अब जनवरी 2025 में है, इससे पहले हुई थी फरवरी 2024 में। और इसमें साथियों कुछ शिफ्ट आपकी हुई, तकरीबन मैं गिन तो नहीं पाया, लेकिन मेरे हिसाब से 25 से 30 के आसपास साथियों शिफ्ट हुई है। तो मेरा मानना है साथियों, देखिए अब अगर बात करें यहाँ पर मान लीजिए 80 क्वेश्चन एक पेपर में एक शिफ्ट में 80 क्वेश्चन थे और मान लीजिए 30 शिफ्ट हुई तो 8 तिया 24, यानी कि 2400 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2400 क्वेश्चन में मैथ के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, जीएस के भी क्वेश्चन है और हिंदी के भी क्वेश्चन है। मेरा मानना है साथियों कि आपकी जो परीक्षा है जनवरी 2025 में, इसको क्रैक करने के लिए साथियों आप इन 24,000 क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन पूरा पेपर आपका यहीं से फंसेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है, क्योंकि एसएससी अब इतने क्वेश्चन बना चुका है एक तरीके से कि अब उसकी तथा नहीं है। क्वेश्चन कहां से बनाएगा भाई, दिमाग कितना लड़ाएगा, कितना भिड़ाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इन्हीं 2400 क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठा लेगा।
ठीक है ना, और उसी को थोड़ा सा इधर का उधर उधर का इधर करके नंबरिंग चेंज करके आपके सामने रख देगा क्वेश्चन। तो आप अगर इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ पर देखिए बहुत जोरों शोरों से पीडीएफ को बनाने के लिए, ठीक है, ये बन रही है पीडीएफ आपके लिए 2400 क्वेश्चन की, और ये शिफ्ट वाइज शिफ्ट होगी। जैसे कि मान लीजिए 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, ऐसे करके ना, तो ये सब का क्वेश्चन होगा और उसी के नीचे उसका सोल्यूशन होगा। 4 ऑप्शन होंगे, उसके नीचे उसका सोल्यूशन होगा, फिर ऐसे क्वेश्चन होगा, उसी के नीचे उसका सोल्यूशन होगा, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जी का, जीएस का, ठीक है ना। तो ये साथियों पीडीएफ के लिए अगर बात करें तो जब भी ये साथियों पीडीएफ बन जाएगी मैं आपको टेलीग्राम में नोटिस कर दूंगा। क्या, मैं टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए तब साथियों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब समान नागरिक संहिता की जब हम बात करते हैं तो इसका जिक्र साथियों अनुच्छेद 44 में किया गया है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु, न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है साथियों? 35 वर्ष हो सकती है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निजाम सागर बांध की अगर बात करें तो ये किस राज्य में है मुझे बताइए। तो निजाम सागर बांध की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो तेलंगाना में है। कहां पर है ये तेलंगाना में है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाअभियोग की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए। चलिए, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति महाअभियोग की विशेषता है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अब आपको साथियों डेट बताना है, सन बताना है कि कब संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो कब किया था? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो कब किया था साथियों? 29 अगस्त 1947 को किया था। ये डेट आप सभी लोगों को याद रखना है क्योंकि ये डेट आपसे बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? साथियों देखिए मुझे बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए। तो अगर बात करें साथियों ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है, देखिए अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, रूस है, लेकिन भूटान नहीं है। भूटान नहीं है साथियों, तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है साथियों? सुधा मूर्ति हैं। ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और अगर पूछ लिया जाए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 500 रुपए के महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट का रंग साथियों कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? स्टोन ग्रे इसका रंग होता है। सवाल अगर पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं आपको साथियों उस रण क्षेत्र में कूदाने जा रहा हूं जिस रण क्षेत्र में कूदने पर साथियों सिलेक्शन होता है। यानी कि वो आपको पढ़ा दूंगा, इतना आपको पढ़ा दूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों बहुत आराम से हो जाए। क्या? बहुत आराम से हो जाए। तो इनमें से कौन कथक के प्रतिपादक नहीं? यानी कि कथक का संबंध साथियों शंभू महाराज से है, बिल्कुल बिरजू महाराज से, लेकिन किशन महाराज से नहीं है, सितारा देवी से भी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है मुझे बताइए। तो कंचनजंगा की अगर बात करें, कंचनजंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है साथियों कंचनजंगा। ठीक है, चलिए। और दुनिया का ये तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 8888 नहीं साथियों 85 है। 8586 इसकी क्या है साथियों? ये इसकी ऊंचाई है मीटर में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है। ये अगर बात करते हैं साथियों प्रोटीन के, अमीनो अम्ल जो है ना ये प्रोटीन के निर्माण खंड है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल के जवाब के कि CGS में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान क्या होगा? तो 6.7667 गुणा
10 की घात 8, ये माइनस की 10 की घात 8 है, ऐसा नहीं है। और CGS इकाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हसदेव अरण्य अभियान में उनके प्रयासों के लिए एशिया से 2024 गोल्डमैन पुरस्कार किसने जीता था? तो आलोक शुक्ला जी ने जीता था। किसने जीता था? आलोक शुक्ला जी ने जीता था। उसके बाद देखिए बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों किया गया है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहां पर स्थित है? तो साथियों राजगीर में स्थित है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों क्या इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद देखिए 12 वर्ष की प्रतीक्षा और 4 बार करीबी हार के बाद भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल बने। इनका नाम क्या है साथियों? श्याम निखिल इनका नाम है। उसके बाद देखिए उस्ताद विलायत खान नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, यानी कि उस्ताद विलायत खान की अगर बात करते हैं साथियों तो किससे संबंधित है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिए और बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या है। तो अगर आपका जवाब साथियों सितार है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, सितार वादक हैं ये विलायत खान। उसके बाद देखिए अभिनेत्री हैं जिनका नाम है वैजयंती माला, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों ओणम, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ओणम जो है ना यह केरल से ही संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो जो बनिहाल दर्रा स्थित है ना साथियों ये पीर पंजाल में स्थित है, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों क्या फुटबॉल से संबंधित है? मैं कहूंगा बिल्कुल संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ना वो फुटबॉल से है। नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो ये मिस्र की साथियों रीढ़ के रूप में जाना जाता है। जो नील नदी है ना, क्योंकि मिस्र में ही नील नदी है, तो और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो मिस्र की रीढ़ के रूप में जाना जाता है नील नदी को। उसके बाद देखिए सांची का स्तूप साथियों ये कहां पर है? तो ये कहां पर है साथियों? ये मध्य प्रदेश में। क्या सांची के स्तूप की अगर बात करें मध्य प्रदेश में है। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो 5 राज्य भारत के जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो कौन से भाग में साथियों? भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो अगर खिज्र खां की बात करें तो खिज्र खां साथियों सैयद, दिल्ली का पहला सैयद, क्या लिखा हुआ है साथियों? दिल्ली का पहला सैयद शासक था। ये आप सभी लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, याद रखें। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सैयद वंश आपने सुना होगा। क्या आपने सुना होगा? सैयद वंश आपने सुना होगा। सैयद वंश का जो कार्यकाल रहा था वो 1414 से लेकर 1451 तक रहा था, ठीक है ना। 1414 से लेकर 1451 तक रहा था, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। और दिल्ली का पहला सैयद शासक जो था वो सातो खिज्र खान था, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर है? तो अगर बात करें भारत के बाहर साथियों किसका मकबरा है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्या यहां पर अगर बात करते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? साथियों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जहांदार शाह का मकबरा साथियों कहां पर? ये हुमायूं के मकबरे में ही है। और औरंगजेब का मकबरा कहां है साथियों? खुलदाबाद में। क्या खुलदाबाद में जो है ना साथियों औरंगजेब का मकबरा है, ये आप सभी लोग भली भांति साथियों जानते होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे। लेकिन जहांगीर की जब हम बात करते हैं, जहांगीर का मकबरा साथियों पाकिस्तान में, तो मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? तो वित्त आयोग की अगर बात करते हैं साथियों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। उसके बाद देखिए किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है या तटीय रेखा भी कहा जाता है? तो गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो ये साथियों 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। उसके बाद देखिए घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो मैं कहूंगा घूमर साथियों राजस्थान का एक लोक नृत्य है, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो भूपरपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। अगला सवाल है बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये मणिपुरी की प्रतिपादक हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान साथियों 176वां है।
भारत का स्थान कौन सा है साथियों? 176वां है। उसके बाद देखिए एक अभ्यास है डस्टलिक, इसके 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो मैं कहूंगा साथियों जाट रेजिमेंट भाग ले रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी हो जाता है। रूसी संघ के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो साथियों द ऑर्डर ऑफ क्या? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल की अगर बात करते हैं साथियों, रूसी संघ के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया एक पुरस्कार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां इसको सौंपी गई हैं, यानी कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां एक तरीके से सौंपी गई हैं, किसको सौंपी गई हैं देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, केंद्र की अगर बात करें, इनके भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो ही उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक किससे संबंधित है? तो ये साथियों राजनीतिक दल बदल विरोधी प्रावधानों से संबंधित है। आप सभी लोगों को याद रखना है, एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए महामगम महोत्सव हर 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। महामगम महोत्सव हर 12 वर्ष के बाद तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 की अगर बात करें संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है साथियों अनुच्छेद 32, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं कहूंगा तबला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक थे। अगला सवाल है कि फॉलो ऑन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल में होता है साथियों, फॉलो ऑन का संबंध है। उसके बाद मतलब फॉलो ऑन शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट के खेल में होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? आप सभी लोग जानते हैं साथियों द हेग में, यानी कि नीदरलैंड के द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो रेलवे लाइन की स्थापना साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साथियों अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन, इस चैनल को साथियों सर्च कीजिए और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा मॉडल पेपर दिया जाता है। कौन आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो चीनी का कारखाना है ये आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए एक बौद्ध त्योहार है जिसका नाम है सोगुक्रान। क्या सोगुक्रान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है साथियों? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए गोल्डन बॉल पुरस्कार क्या किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बॉल पुरस्कार साथियों दिया जाता है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि इस चैनल की अगर बात करें साथियों, इस चैनल से 2 लाख कितने साथियों 2,75,000 लोग जुड़े हुए हैं। 2,75,000 साथियों लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जीडी की बात करें फरवरी 2024 में जो आपका जीडी हुआ था इसमें हजारों लोगों को सिलेक्शन दिया था। तो अगला नंबर साथियों आपका है, बस आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और इस चैनल में साथियों एक वीडियो होती है जीडी की, उसमें साथियों सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन, उसके बाद जीएस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के साथियों 20 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा मानना है इस पूरे डेली एक मॉडल पेपर को अगर आप लेते हैं तो आपकी तैयारी कहां जाएगी, कितनी बूस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी, कितनी पावर आपकी तैयारी में आ जाएगी, ये आप सभी लोग साथियों जान सकते हैं। चलिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो किस राज्य के शासनकाल में बनवाया गया था? नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ हुआ? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत साथियों नीली क्रांति का आरंभ हुआ। उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? मैं कहूंगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो एक पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से निर्मित होती है। उसके बाद देखिए साथियों इस सभी की अगर बात करें ना
ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आप लोग देखिए। इटाई रोग की अगर बात करें तो इटाई रोग साथियों किसके कारण होता है? मरकरी के कारण, कैडमियम के कारण, आर्सेनिक के कारण या नाइट्रेट के कारण? तो मैं कहूंगा कैडमियम के कारण होता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री साथियों किसको बनाया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू इनका नाम है। चंद्रबाबू नायडू को ही साथियों आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद देखिए विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे 2024 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी साथियों विषय वस्तु क्या थी? थ्राइविंग मदर्स इसकी विषय वस्तु थी, ठीक है ना। क्या थ्राइविंग मदर्स आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि नासा के प्रीफायर मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य साथियों क्या था? मंगल सतह का अन्वेषण करना नहीं, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि नासा के प्रीफायर मिशन का जो मुख्य लक्ष्य था वो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, पूछा जा रहा है कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसका काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो किसका काल जाना जाता है? मैं कहूंगा 1210 से 1526 नहीं, 1205 से नहीं, 1206 से 1526 तक बिल्कुल सही। 1206 से लेकर 1526 तक के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत का काल ही कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये पशुपति की उपासना करते थे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आप 16 यार्ड हिट शब्द को निम्नलिखित में से किस खेल से जोड़ते हैं? यानी कि जो 16 यार्ड हिट शब्द है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फील्ड हॉकी से संबंधित है, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 10 डिग्री चैनल की अगर बात करते हैं तो ये किनके बीच है? तो ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन को किसने और कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपनाया था? तो किसने साथियों? महात्मा गांधी जी ने। और कहां पर? तो बॉम्बे में, यानी कि महात्मा गांधी और बॉम्बे, यानी कि यहां पर गांधी जी आएगा क्या? यहां पर साथियों गांधी जी आएगा और यहां पर साथियों मुंबई आएगा, बॉम्बे आएगा, ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। खैर, अगला सवाल है कि आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों मलजल प्रशोधन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मलजल प्रशोधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये जो फेमस बनाया था, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया तो जो वो तो भगत सिंह ने किया, लेकिन गढ़ा अगर ये शब्द आ जाए, गढ़ा किसने गढ़ा? तो हसरत मोहानी के द्वारा साथियों गढ़ा गया। लेकिन अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में ना हो तो भगत सिंह आपको लगा देना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 का वी के तहत क्या वर्णित है? तो साथियों क्या वर्णित है? सदस्यता के लिए अयोग्यता वर्णित है, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका है, मैं कहूंगा साथियों, ठीक है ना। एकल संविधान, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता जो है वो एकल संविधान ही है। उसके बाद देखिए भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया? तो कब आरंभ किया गया? जुलाई 1991 में आरंभ किया गया, ये आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला साथियों कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। कथकली किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो मैं कहूंगा ये तो केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है साथियों? ये केरल का नृत्य है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो जो ओणम त्योहार है ना, ओणम त्योहार ये साथियों विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। उसके बाद देखिए चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो अगर बात करते हैं साथियों नागालैंड की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल चंगाई नृत्य ये नागालैंड में ही किया जाता है। 2024 कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी और ये कैबिनेट में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहां आयोजित किया जाएगा? तो कहां किया गया है साथियों? सीन नदी पर किया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कासा की, तो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये है। और ये क्या है? ये दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय एजेंसी है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो दक्षिण कोरिया के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट करने के लिए कितने रुपए की लागत वाली ठाणे
ठाणे बोरीवली ट्रेन टनल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कितना साथियों अगर बात करें तो 16,600 करोड़ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है मुझे बताइए। तो केचुआ अगर बात करें, केचुआ आपका जो है ना ये त्वचा से सांस लेता है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक आपको डिस्क्रिप्शन में जहां पर MORE मोर लिखा होगा ना, तो साथियों SSC GD की अगर बात करें वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक होगा। वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पूरे सैंपल पेपर खुलकर आ जाएंगे, जैसा आपका पेपर आने के चांसेस हैं। मैं कहूंगा इनको एक एक करके साथियों कंप्लीट कर लीजिएगा, पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इस पूरी प्लेलिस्ट में मैथ का, रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन है और GS के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक बार साथियों वहां पर जाकर उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग जरूर देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF अगर आप चाहते हैं तो साथियों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने 2-4 मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिना शेयर करे साथियों मजा नहीं आना चाहिए आपको। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।